नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में। भोपाल एक लोकसभा सीट अब सिर्फ लोकसभा सीट नहीं रह गई है, यहाँ पर राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा अब यहाँ पर सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि सियासत के बड़े दिग्गज, सूरमा और कहा जा सकता है कि चाणक्य दिग्विजय सिंह कांग्रेस के यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। इसका ऐलान हो चुका है लगभग, और अभी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने किले को बचाने की एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने खड़ी कर दी है। लेकिन क्या सिर्फ दिग्विजय सिंह का नाम एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए, या इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान भी एक वजह हो सकती है? क्या ये सियासी चुनौती है सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के लिए, या सियासी चक्रव्यूह साबित हो सकता है दिग्विजय सिंह जी के लिए भोपाल लोकसभा सीट? इन तमाम पहलू पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें सियासी और गैर सियासी पहलू क्या कुछ हो सकते हैं। बहुत ही खास पैनल इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता आनंद तारण जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अग्निबाण पत्र समूह के संपादक श्री रविंद्र जैन जी का भी स्वागत करना चाहूंगा। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से तेज तर्रार और आक्रामक नेता और दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले मनीष सक्सेना जी भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। सबसे पहले मैं सवाल रविंद्र जी से ही पूछना चाहूंगा। सर, पहली प्रतिक्रिया आपने जब ये सवाल पूछा था कमलनाथ जी से कि कौन भोपाल से फाइनल हो रहा है, तो उन्होंने आपके सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया, खुलासा किया कि जी हाँ, ये नाम दिग्विजय सिंह जी का ही है। उसके बाद उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं और उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के चेहरे की भाव भंगिमाएं आप देख चुके हैं। पूरा विश्लेषण आपसे चाहेंगे। देखिए आशुतोष जी, लगातार इस बात को पिछले 5-7 दिन से ये चल रहा था कि कमलनाथ जी चाहते हैं कि भोपाल से कोई ऐसा नेता हो जो लगभग 30-35 साल से जो बाहर है कांग्रेस, कम से कम लोकसभा में, वो भोपाल से जीते। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह से टीवी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट बात करने के बजाय टीवी चैनल मीडिया के माध्यम से दिग्विजय सिंह को संदेश दिया था कि वे चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह इस कठिन सीट से लड़ें। और दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर के माध्यम से उनको जवाब भेजा था कि आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों नेताओं के बीच में कोई ऐसी बात तो रही है, वरना ये दोनों बैठ के भी तय कर सकते थे, मीडिया में आए। आज जब वो कमलनाथ जी ने आज मीडिया को अपने यहाँ बुलाया था होली मिलन के कार्यक्रम के नाम पर, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या दिग्विजय सिंह जी के बारे में जो आपने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी भी सहमत हैं, तो उन्होंने तत्काल कहा कि मेरे जेब में 29 पूरे के पूरे उम्मीदवारों की सूची है, दिग्विजय सिंह जी का नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा माइक से की, और उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह जी इस घोषणा से खुश हैं, तो कमलनाथ जी का कहना था कि मैं खुश हूं। दिग्विजय सिंह कितने खुश है ये आप दिग्विजय सिंह जी से पूछें। आशुतोष जी, मैं बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी जिस समय हम कमलनाथ जी से बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह कुछ देर बाद इंदौर पहुंचे और एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अभी भी यही कहा है कि मेरे बारे में जो फैसला है वो एआईसीसी करेगी, मेरे बारे में फैसला राहुल गांधी करेंगे। तो अब देखना होगा। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ऐसे वरिष्ठ नेता ने चूंकि इस बात को कहा है कि दिग्विजय सिंह जी का नाम भोपाल के लिए फाइनल हो गया है, तो अब मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को भोपाल आना है, भोपाल से चुनाव लड़ना है, आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल और मैं आपसे लूंगा। ये एक बड़ी चुनौती, इसे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पे दिग्विजय सिंह जी देख रहे होंगे, या फिर एक चक्रव्यूह के तौर पे कि साहब कमलनाथ जी ने फंसा दिया? देखिए, ये दोनों ही बातें अभी मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय है, चर्चा का विषय भी बना हुआ है, लेकिन इनको फाइनल स्टेज पे पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ने पूरी रणनीति चुनाव की बनाई है। इस बार कांग्रेस का पूरा के पूरा जो चुनावी रणनीति है, चुनावी गणित है, वो कमलनाथ जी के दिमाग में है। उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को मौका दिया है। ये भी हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी इससे नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि भोपाल ऐसा जगह नहीं है जहां आप ये कहें कि दिग्विजय सिंह जी हार ही जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी जीत जाएंगे। बहुत कठिन फाइट होगी, तय करेगा कि बीजेपी की ओर से कौन आता है, लेकिन ये तय है आशुतोष जी, यदि दिग्विजय सिंह जी भोपाल जीतते हैं तो उनका कद न केवल भोपाल बल्कि दिल्ली में भी उनका कद बढ़ेगा। आनंद जी, इस बार ऐसी क्या वजह है? क्योंकि 15 सालों से बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार रही है, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया कि सब कठिन सीट से लड़ाया जाए? तब दिग्गजों को क्यों नहीं लड़ाया गया भोपाल से? क्यों यहाँ पर वॉकओवर टाइप का दिया जाता रहा? क्यों भाजपा का गढ़ बनता गया भोपाल? और अब ऐसी क्या वजह हो गई कि सब दिग्विजय सिंह जी को ही लड़ाना जरूरी हो गया? देखिए आशुतोष जी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 3 जगह कांग्रेसी सरकार बनी है, और पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकारें नहीं थी। निश्चित रूप से अब दिल्ली की तरफ निगाह है कांग्रेस की, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से जाएं। हमारा टारगेट है 20 से ज़्यादा सीटें,
मध्य प्रदेश से जहाँ, तो निश्चित रूप से उसकी पूरी व्यू रचना बनाना पड़ेगी। और व्यू रचना में सबसे पहले भोपाल का नाम आता है। अगर भोपाल में कोई वजनदार व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से आसपास की सभी सीटों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ जी ने, बाकी चीज़ें सब चलती रहती हैं पेपर में, मीडिया में जो बातें आती हैं वो सब अलग है, लेकिन जो मेरा अपना मानना है, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से उनमें कहीं ना कहीं मंत्रणा हो चुकी है। मैंने बोला ना कि दिग्विजय सिंह जी खड़ा हो जाएगा तो सिंधिया जी कहलाएंगे। मैंने आपसे बोला कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आदरणीय सिंधिया जी हमारे नेता हैं, लेकिन जो इनकी जो उम्र है उनकी उम्र में और दोनों उनकी उम्र में अंतर है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी नेता हैं सब एक हैं और एक मत से काम करते हैं। ये आपने विधानसभा के चुनाव में भी देख लिया हो। निश्चित रूप से जो कांग्रेस की रणनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं, और उसी तारतम्य में अगर दिग्विजय सिंह जी को भोपाल से लड़ाया जा रहा है तो उसके पीछे ये रणनीति है। बाकी कागज बहुत सारे लगाए जाते हैं। और आनंद जी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का जो नाम है वो विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया था और कहा था कि देखिए दिग्विजय सिंह जी की वापसी हो सकती है, तो आप सावधान रहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह के रिजल्ट आपको छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिले हैं, वैसा रिजल्ट आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिला है। वोट प्रतिशत में भी भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे है। तो आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत का सबब हो सकता है? देखिए आशुतोष जी, एक बात तो आप सुधार लें, वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे नहीं है। वोट प्रतिशत में भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे है। 63,000 जिस सीट पे भारतीय जनता पार्टी को मिले उस सीट पे कांग्रेस नहीं लड़ी है। कांग्रेस 229 सीटों पे लड़ी है, एक सीट छोड़ दी थी। और अगर आप इसके बाद भी अगर अपन देखेंगे तो कांग्रेस का प्रतिशत ज्यादा होगा। जहां तक भोपाल की बात है, भोपाल में भी 50-60 हजार का अंतर है। जो अभी जो विधानसभा के चुनाव है, दिग्विजय सिंह जी का कद इतना बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया उनके प्रति, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो 5,000 कम से कम 5-5 हजार लोगों से प्रतिदिन मिलते थे। उसमें भोपाल के भी सैकड़ों लोग डेली जाते थे। और दिग्विजय सिंह जी का भोपाल से बिल्कुल जीवंत परिचय है। भोपाल के हर क्षेत्र के व्यक्ति को नाम से वो जानते हैं। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी के भोपाल से चुनाव लड़ने से हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। आपका कार्यकर्ता उत्साहित है, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कमलनाथ जी से कि आप खुश हैं, दिग्विजय सिंह जी खुश हैं क्या, उन्होंने कहा मैं तो खुश हूँ, उनका उनसे पूछिए। तो अगर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कमलनाथ जी उत्साहित, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भाई ये तो एक सामूहिक निर्णय है, इसमें खुशी होने वाली बात है? देखिए आशुतोष जी, बहुत सारी चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। अच्छा। और ये रणनीति होती राजनीतिक, और इसमें काकस लगाए जाते हैं। नहीं, कोई दुखी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, एक बात बताएं आपको, दिग्विजय सिंह जी बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, बहुत सजग व्यक्ति हैं, और उनका नाम तो दिग्विजय है। और आपने देखा होगा उन्होंने वायदा, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। ये भी आप देख लीजिए, उन्होंने वायदा किया था कि मैं 10 साल सत्ता से दूर रहूंगा, तो उन्होंने वो वायदे को पूरा करा। ये उनका चरित्र है। उन्होंने 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, कहीं कोई तामझाम नहीं, एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने यात्रा की। ये उनको धार्मिकता बताती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके बारे में आडंबर टिप्पणी लेता हूं, फिर उसके बाद ओपन कर देता हूं डिबेट। मनीष जी चलिए, ठीक है, दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने उतारा, उन्होंने चुनौती दी गई थी, भले कांग्रेस की इनफाइटिंग हो, भीतरी खींचतान हो, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये चुनौती स्वीकार कर ली है। कमलनाथ जी ने ओपनली यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि दिग्विजय सिंह का नाम भोपाल के लिए हमने फाइनल कर दिया है। सीईसी की बैठक में फैसला हो गया है। लेकिन आपके यहाँ तो भोपाल में किस तरह से खींचातानी चल रही है, आपके मौजूदा सांसद से पूछे बिना उनको साथ में लेकर बाबूलाल गौर जी के यहाँ पर पहुंचा जाता है। संगठन के पास नहीं पहुंचा जाता, बाबूलाल गौर जी के यहाँ पर पहुंचा जाता है, और वहां पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे। मतलब आप ही की पार्टी के अंदर ही बाहरी और भीतरी की विभाजन रेखा खिंच चुकी है और आप लोग यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में तो दिग्विजय सिंह जी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। देखिए आशुतोष जी, आप यदि कांग्रेस का परिदृश्य देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्द्वंद है। आप ये देखेंगे जब से मध्य प्रदेश में, तारण जी, मैंने पूरी गंभीरता से आपकी बात सुनी। थोड़ा हाजमा ठीक रखे, थोड़ा आप अपना हाजमा ठीक रखे थोड़ा। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई है, सत्ता का जो पावर स्विच, पावर लाइन जो थी, उसमें मेन स्विच के रूप में जो दिग्विजय सिंह, मैं
पूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या परिस्थिति है कांग्रेस की। ये इनका चरित्र कांग्रेस में अपनी पार्टी की बात करो मेरे भाई। के दिग्विजय सिंह अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कांग्रेस की तरफ मत देखो, कांग्रेस ने सरकार बना ली मध्य प्रदेश में। इस परिस्थिति से मनीष भैया भारतीय जनता पार्टी की बात करो, आपके तारण जी आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप सुनो तो, आप यदि पृष्ठभूमि को समझे बिना आप अपनी यदि कंटेंट, अरे आप सुनिए, अरे सुनिए, आप थोड़ा सुनिए, सुनिए। तो ये जो परिस्थिति मध्य प्रदेश की है, इससे निश्चित रूप से कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य दोनों आहत है। उस आहत को दूर करने के लिए जनता पार्टी की बात करो, कांग्रेस की तरफ मत देखो। पूरी बात तो सुनो। चलिए किन्हीं भी परिस्थितियों में देखिए आशुतोष जी, भोपाल में आप यदि विषय क्लियर करने के लिए आपके पास किस तरह की रणनीति होगी? आप तो पहले से लड़ते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक संरचना हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ है और भोपाल में भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से स्थापित है। पूरे 85 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, इसके अलावा सीओर हो, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों, उसमें भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचना मजबूत है। आशुतोष जी, आप वास्तविकता जानना क्यों नहीं चाहते कि ये घटनाक्रम क्या चल रहा है? मैं राजगढ़ के नाते दिग्विजय सिंह जी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि दिग्विजय आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पर आप समीक्षा कीजिए कि दिग्विजय राजगढ़ से पलायन क्यों कर रहे हैं। दिग्विजय को प्लानिंग से सिंधिया जी ने और कमलनाथ ने घेर के भोपाल में भेजा है और आने वाला समय बताएगा आशुतोष जी कि दिग्विजय सिंह जो भोपाल के लोहे के चने चबा नहीं पाएंगे और उनकी राजनीति का जो भ्रम है, जो 30 साल से पाले हुए हैं, वो भ्रम ध्वस्त होगा। ये आने वाले समय में देखना। इतिहास जो लौट करके आता है, वही इतिहास आज घटित होगा, लागू होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप यदि इतिहास देखेंगे, कांग्रेस का भी इतिहास देखेंगे, अर्जुन सिंह जी का भी इतिहास देखेंगे, तो अर्जुन सिंह जी भी लास्ट टाइम पे भटकाव की मुद्रा में थे, उसी भटकाव की मुद्रा में आज दिग्विजय है, जिनको कहीं कोई गलती नसीब नहीं हो रही है। तारण जी थोड़ा धैर्य रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप देखेंगे जब दिग्विजय, अभी इन्होंने दिग्विजय नाम लिया है कि दिग्विजय हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। जब दिग्विजय मुख्यमंत्री थे तो वो दिग्विजय रहने के चक्कर में उन्होंने पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को कोलैप्स करके घर बिठाया था। अरे मेरे भाई अपनी हाथ बातें पूछोगे, जिसमें कमलनाथ जी भी थे, जिनको छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा, अर्जुन सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा। ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस में अच्छी तरह चल रही है। आने वाला समय आप देखेंगे आशुतोष जी, आने वाला समय देखेंगे आप, दिग्विजय के दिल से तो पूछो कि वो भोपाल आके चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? अभी उन्होंने दिग्विजय जी को जो जानते हैं, क्या ये चुनौती जो दिग्विजय सिंह जी को दी गई, जो उन्होंने लगभग स्वीकार भी कर लिया है, क्या ऐसी चुनौती अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने भी रखी जाएगी कि देखिए उन्होंने तो भोपाल से लड़ने की बात मान ली है, अब इंदौर और जबलपुर से आप भी लड़िए? मुझे लगता है कि उनका फाइनल हो चुका है, वो गुना से ही लड़ेंगे, क्योंकि जो भी बातचीत हुई है, जो भी चर्चा है, दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह ही क्यों, वो अपने राजगढ़ की परंपरागत सीट छोड़ने को उनको क्यों मजबूर किया गया? नहीं, यदि ऐसी बात कहेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि कमलनाथ जी को भी लड़ना चाहिए, मुकुलनाथ को भी कहीं और से लड़ना चाहिए। ये तो उनकी परंपरागत सीट है, उनको कहीं और से। दरअसल दिग्विजय सिंह जी को कोई एक टारगेट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मनीष जी अभी कह रहे थे भोपाल को लेके कि भारतीय जनता पार्टी का विश्व में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 2 महीने 3 महीने पहले ही उनका जो स्ट्रक्चर था, वो भोपाल के अंदर 7 में से 3 सीटें उन्होंने पराजित हुई हैं। भोपाल में 1 हारते थे, इस बार 3 सीटें हारे हैं। आशुतोष जी, एक चीज और ध्यान देने की है और दर्शकों को भी बताने की है कि भोपाल में पिछला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, वो 3,71,000 वोटों के अंतर से जीता था। जो आलोक संजय जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो 3,71,000 वोटों से जीते थे। इस बार जो विधानसभा में है, उनकी भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटों पर लीड यदि देखें तो मात्र 63,000 लीड रह गई है। और यदि इस लीड को हम जो सीहोर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रमेश सक्सेना की पत्नी उषा सक्सेना खड़ी हुई थी, उसको माइनस करते हैं तो मुश्किल से 30-40 हजार वोटों का अंतर है। इस दिग्विजय सिंह जी एक बड़ा नेता है, बड़ा नाम है उनका, और मैं मानता हूं कि वोटों का ध्रुवीकरण तो निश्चित तौर पे होगा, लेकिन इसको रोक लिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बगैर शायद हमारी चर्चा अधूरी रहेगी, और वो है भोपाल में काइस्ट वोटों का ध्रुवीकरण। काइस्ट वोट एक तरफा जाते हैं। हमने देखा कि कांग्रेस की ओर से जब के.एन. प्रधान साहब खड़े हुए थे तो सारे काइस्ट वोट उनको मिले थे, और उसके बाद में सुशील चंद्र वर्मा हो या आलोक संजर, सारा काइस्ट वोट यहां मिला था।
इस समय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थ व्यक्ति को हटाकर यदि किसी दूसरे को टिकट दिया, जो कि लगभग फाइनल हो चुका है, आलोक संजर को शायद सूचना भेज दी गई है कि इस बार उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भोपाल में जो निर्णायक होगा वो कायस्थ वोट होगा, और कायस्थ वोटों ने यदि दिग्विजय सिंह का साथ दिया तो भोपाल में परिणाम कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। मनीष जी, देखिए आशुतोष जी, अभी माफी चाहूंगा, अभी जाति से कायस्थ है, जातिवादी की डिबेट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकिन यहाँ चुनाव में तो रविंद्र सब जी ने चलता है। उठाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी जो अगर वोटर्स की संख्या है मनीष जी मुझसे ज्यादा अच्छे से बता क्षेत्र में पाएंगे। कायस्थों की है। देखिए आशुतोष जी, लोकसभा चुनाव को जातिगत रूप में तुलना निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ बेईमानी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास साक्षी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट भोपाल रही है, उसी का परिणाम है। बुद्धिजीवी वर्ग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। कायस्थ समाज बुद्धिजीवी है, वो हमेशा विचारधारा के लिए साथ आता है। उसी का परिणाम है कि भोपाल में लंबे समय तक अच्छे कायस्थ प्रतिनिधित्व रहे, अच्छे जनप्रतिनिधि रहे, चाहे सुशील चंद्र वर्मा हो, चाहे के.एन. प्रधान हो, चाहे अभी वर्तमान में आलोक संजर हो, माननीय कैलाश सारंग जी का लंबा इतिहास आपने देखा है, विश्वास जी अपना नेतृत्व दे रहे हैं, शैलेंद्र प्रधान जी ने लंबे समय तक भोपाल में राजनीति की और आज भी एक आधार स्तंभ के रूप में वो पहचान है निश्चित रूप से। तो ये आपको कहना निश्चित रूप से बेईमानी होगी कि कायस्थ समाज एक व्यक्ति के साथ डाइवर्ट होगा, बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इतना मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या कारण है कि संगठन आलोक संजर का टिकट काट रहा है? ये काल्पनिक चीजें है। अभी जब तक अंतिम आप परिणाम, दावे से कह सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, दावे से कह सकते हैं कि आलोक संजर ही होंगे, दिग्विजय सिंह के मुकाबले में वही होंगे। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, हम उस पे बात करना केवल काल्पनिक होगा, और काल्पनिक बातों का डिबेट में मैं कोई महत्व नहीं मानता। काल्पनिक बातों को मैं महत्व नहीं। मैं मनीष जी, यदि आलोक संजर का टिकट काटा जाता है तो क्या वाकई कायस्थ निर्णय करेंगे कुछ? मैंने बताया ना आपको, कायस्थ समाज बुद्धिजीवी समाज है। ये केवल लोकसभा नहीं, भोपाल का इतिहास उठा के भोपाल का इतिहास देखें। आदरणीय जैन जी, आप इतिहास उठा के देखें। भारतीय जनता पार्टी की मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और कायस्थ भी हूं सौभाग्य से। मैं दोनों चीजें आपको बताना चाहता हूं कि कई कायस्थ आज भी इतने प्रतिबद्ध है, वो कांग्रेस के साथ है, तो हम उनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं और आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? एक सवाल रविंद्र सर, तो ये केवल काल्पनिक चीज है। आपने एक शब्द का केवल काल्पनिक, ध्रुवीकरण का आपने शब्द इस्तेमाल किया। क्या दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कद्दावर नेता अगर भोपाल से लड़ते हैं और ध्रुवीकरण की आप यहाँ पर संभावना जता रहे हैं, ये ध्रुवीकरण सिर्फ भोपाल तक सीमित रहेगा या मध्य प्रदेश की तमाम 29 सीटों पर इसका असर दिखेगा? देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी का चुनाव लड़ना ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। यदि भोपाल में कोई ऐसा मुद्दा हो गया, क्योंकि प्रचार तंत्र के मामले में कांग्रेस से कई गुना आगे बीजेपी है, यदि भोपाल में बैठकर कोई इस तरह का सांप्रदायिक कोई माहौल बन गया तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान कांग्रेस को अन्य सीटों पर उठाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश की कई सीटों पर उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि बहुत समझदारी से यहाँ यदि चुनाव हुआ मध्य प्रदेश भोपाल में, तो इसका फायदा भी अन्य सीटों पर मिलेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के खड़े होने से तमाम सारे लोगों की नजर भोपाल पर रहेगी, तमाम सारे लीडर यहाँ आएंगे, तमाम मतलब पूरा मीडिया का फोकस इस समय, मैं कह सकता हूं कि छिंदवाड़ा से ज्यादा फोकस इस समय भोपाल सीट पर होगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट होगी जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। इसलिए चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कुछ ऐसी चाल चली जाए जिससे कांग्रेस को यहाँ के अलावा अन्य सीटों पर भी नुकसान हो जाए। एक सवाल बहुत खुलकर सर, आप क्योंकि आप बहुत बेबाक टिप्पणी करते हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा जो है कांग्रेस के अंदर जो खींचतान का एक बड़ा एक सियासी शतरंज यहाँ पर बिछाई गई है कि साहब दिग्विजय सिंह अगर यहाँ पर अगर हारते हैं, अगर हम इस संभावना पे बात करें, अगर वो हारते हैं तो उससे कई और सीटें जो है प्रभावित होंगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि उस हार की वजह में कहने के ध्रुवीकरण भी एक फैक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा भी अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कम होती है और वो केंद्र में सरकार नहीं बना पाती है, तो पूरा का पूरा ठीक रहा यहाँ पर कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर फोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर यह होगा भी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब दिग्विजय सिंह जी हारे थे तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया था, मिस्टर बंटाधार नाम दिया गया था। और अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार बयान दे रही है कि मिस्टर बंटाधार रिटर्न, इस तरह का नाम दे रही है दिग्विजय सिंह को आने को लेकर। पर दिग्विजय सिंह जी बहुत शार्प नेता हैं,
चाणक्य माने जाते हैं। इन परिस्थितियों में मैं आपको बताऊं आशुतोष जी कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप दिग्विजय सिंह के सीधे संपर्क में रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों वो अपने मंत्री बेटे को लेकर शिवराज जी से आशीर्वाद दिलाने ले गए थे। ये तमाम सारी चीजों को ही दिग्विजय सिंह यदि आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ दिग्विजय सिंह को भी मिलेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन यदि उन्होंने उस तरह की बातें आई जैसा हारा है कि आरोप मसूद बोल रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, फलाना नहीं कहूंगा, इस तरह के यदि मुद्दे उठते हैं, मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए कोई इस तरह के बयान आते हैं जो हिंदुओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, तो इसका भारी नुकसान भी होगा। मनीष जी, लेकिन एक सवाल आपके ऊपर उठ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 3 जो विधानसभा सीटें भोपाल की 7 में से वो कांग्रेस के पास चली गई, खासतौर पर भोपाल मध्य की हम बात करें तो वो भी कांग्रेस के पास चली गई है। गोविंदपुरा सीट में जिनका प्रभाव है बाबूलाल गौर जी का, उनसे लगातार दिग्विजय सिंह जी संपर्क में हैं। उनके लगातार जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो एक पॉपुलेशन है वोटर्स की, वो उनके प्रभाव क्षेत्र में आती है बाबूलाल गौर जी के। क्या आप कह सकते हैं कि आपके अंदरूनी जो कहा जा सकता है रणनीति है उसमें बड़ा फैक्टर नहीं होगा, आपके यहाँ भीतरघात नहीं होगा? देखिए आशुतोष जी, पूरे दावे के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव किसी व्यक्ति पर आधारित चुनाव नहीं होता है। आप पुराना इतिहास देखेंगे, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, भोपाल ही नहीं, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव का नेचर अलग होता है और विधानसभा चुनाव का नेचर अलग होता है। कितना भी बड़ा नेता हो, आप इतिहास में आपको बिल्कुल संज्ञान में लेना आप, और आप देखना, कंटेंट भी आप निकाल के देखना, कोई भी व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता है। जब जब भी उसने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है, जनता ने और कार्यकर्ता ने उसको आईना दिखाया है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, भोपाल संसदीय क्षेत्र निश्चित रूप से आप नवाबों के बाद से यदि आज तक का इतिहास उठा के देखेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के एक नतीजे के एकदम विपरीत एक बड़ा सूचकांक विजय का भोपाल की धरती से पूरे विश्व में लहरता हुआ दिखाई देगा। सामने कौन होगा? सामने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा, किसी को भी पूरा कर देंगे वो जीत बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी का ही तो विश्वास है। मिस्टर बंटाधार का नाम यहाँ पर लगातार आ रहा है और कहीं ना कहीं जो पुराने लोग जो हैं, जो भोपाल के बाशिंदे हैं, मध्य प्रदेश के बाशिंदे हैं, उनके स्मृति में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी का वो शासनकाल जो है अभी भी कहीं ना कहीं स्थान रखता है। जब मध्य प्रदेश में गड्ढे थे, बिजली की कटौती हुआ करती थी, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ऐसा पॉइंट है जिसको लगातार वो प्रचार करते हैं, न केवल भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति में वो कौन सा बिंदु होगा जो इनका फेस ओवर करेगा, मेक ओवर करेगा दिग्विजय सिंह जी का, जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन से मध्य प्रदेश ने देखा है, और मध्य प्रदेश ने कांग्रेस के अभी जो 76 दिन के 76 दिन के जो कार्यकाल को देखा, 83 घोषणाओं को आमली जामा पहनाया। 76 दिन के कार्यकाल में जो मेन स्विच, मेन पावर लाइन थी, उसमें मेन स्विच के रूप में जो दिग्विजय सिंह बैठे हैं, उसी का तो कृत्य है ये, जो आज सिंधिया जी और कमलनाथ जी मिलकर उनको निपटाना चाह रहे हैं। ये आपका ही तो अंतर्गत है। आप बिल्कुल देखिए तारण जी, उसी का परिणाम है ये। इन 65-68 दिनों में जो दिग्विजय ने अपना प्रताप दिखाया है सत्ता के ऊपर, सत्ता का जो पावर सेंटर होता है उसको कैसे हाईजैक किया जाता है, उसी का दुष्परिणाम आप देखिए। बात पूरी करें, कौन से ऐसे बिंदु रहेंगे जिसको लेकर आप मेकओवर करेंगे? देखिए बिंदु इतने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे, एक वायदे को आमली जामा पहनाया क्या? कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है नागरिक संहिता, कहाँ है राम मंदिर, कहाँ है 1 के बदले 10 सिर, कहाँ है ईंट का जवाब पत्थर से, कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी? क्या पता आपकी आंखों को क्या हो गया, क्या हो गया आपकी आंखों को? आप ही बोल, सारी चीजें आपके संज्ञान में है और आप पर्दा डाले बैठे हो। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, झूठ बोल, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, चरित्र ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। आप कितना बड़ा अंधकार में आदमी, अगर अभी आपका आपको देश की प्रगति दिखाई नहीं देती है, देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, ये आपको दिखाई नहीं देता है। आप किस भ्रम में बात करना चाहते हैं? आपने जो भ्रम फैलाया है ना, उसका जवाब भी लोकसभा में मिलेगा। जो आपने भ्रम फैलाया है उसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता आपको देगी। और निश्चित रूप से कांग्रेस भोपाल की सीट लाखों वोटों से जीतेगी, थोड़े वोटों से। लेकिन एक बात हो रही है, जो मनीष भाई बहुत उद्वेलित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। अरे आपकी तो 50 साल से जीती हुई सीट है, फिर इतने घबरा करो, शांत रहो ना आप चिल्ला करो। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल आपकी पूरी जायदाद चली जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपना, ये जो मुद्दे हैं, ये जो भटका रहे हैं, कहीं सर्जिकल स्ट्राइक वाली, अरे भाई सेना पे सबको विश्वास था है और लेकिन इनके नेता कह रहे हैं, इनके कौन से नेता कह रहे हैं
जो तड़ी पार देता है वो कह रहे हैं साहब 250, 300, 400 कोई बोल रहा है। इनका ही जो मंत्री है एलूवालिया वो कह रहा है कि भाई हमें मारने वाला कोई हमारे पास जानकारी नहीं। लेकिन इस तरह की बातें जब पूरा देश, जब पूरा आप सबूत मांगेंगे पूरा नहीं, मैं अभी आप सुन तो ले मेरे भाई, आशुतोष जी सुन तो ले मेरी बात। पूरा जब देश इंक्लूडिंग कांग्रेस का हर नेता जब देश के साथ था, सेना के साथ था, क्या आवश्यकता थी कि इनके पूर्व एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम साहब 25 में से 22 सीट जीतेंगे इसके कारण। तो इस तरह पूरा देश सेना के साथ था और आप आतंकवादियों के साथ थे। ये तो नेचर है, किस तरह की बात करते हैं आप? काला धन लाने की कांग्रेस की भाषा और आतंकवादियों की भाषा बैंकों का सफेद दिखाई दे रही है। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय। आपने बीएसएनएल के कर्मचारियों को आज तक तनख्वाह नहीं दी और आपने जियो का एडवर्टाइजमेंट कर हमारे प्रधान। मेरी दुकान में कोई सामान रखा है, मैं अपना सामान ना बेच के और दूसरी की दुकान बता रहा हूँ कि भैया सामने जाके दो। ये हमारे देश से गद्दारी नहीं तो और क्या है? ठीक है रविंद्र सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल और मैं चर्चा को अंतिम दौर में लेके जाना चाहता हूँ। सियासत का माहिर खिलाड़ी आप किसे कहेंगे, कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह जी को? निश्चित तौर पर ये दोनों ही एक दूसरे को अपना छोटा भाई और बड़ा भाई बोलते हैं, लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा आशुतोष जी, यदि दोनों की तुलना की जाए तो दिग्विजय सिंह का कोई पार नहीं है। दिमागी तौर पे चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनके गुरु अर्जुन सिंह जी रहे हैं। ये जो दिग्विजय सिंह अब आ रहे हैं, अब भूल जाइए 2003 में जो दिग्विजय सिंह हटे थे और अब 2019 में जो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं, आपने देखा 3300 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं। अभी जैसे ही उनको ये कहा गया है कि आपको भोपाल से लड़ना है तो उनके प्रोग्राम देखिए, आप जरा गौर करिए। आप वो जा रहे हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने, वो जा रहे हैं बनारस जा रहे हैं। अभी आज ही प्रोग्राम आया कि कल वो विद्यासागर जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं 26 तारीख को। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की जो छवि बन गई है एक, उस छवि को बदलने का काम उन्होंने नर्मदा यात्रा से जो शुरू किया है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ दिग्विजय सिंह की छवि कहीं हिंदू विरोधी ना हो, सबसे ज्यादा फोकस दिग्विजय सिंह ने उस बात पे किया है। आपने कहा चाणक्य, ये चाणक्य भी बता देगा कि हारी हुई सीट को कैसे जीत में बदला जा सकता है। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र यदि वो सफल हो गया तो दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर यहाँ मात खा जाएंगे। लेकिन ये तय है किसी भी शहर में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी भी क्षेत्र में यदि आदमी का चेहरा, यदि प्रत्याशी का चेहरा बहुत बड़ा होता है, भोपाल के निवासी, भोपाल के पढ़े लिखे लोग ये जानते हैं कि हमें आलोक संजर और दिग्विजय सिंह जी में से चुनना, तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह एक बड़े कद के नेता हैं जो भोपाल के विकास को लेकर जो काम करा सकते हैं, हो सकता है कि वो ना करा पाए। ये तमाम सारे फैक्टर अभी काम करेंगे, अभी बहुत जल्दीबाजी है, शुरुआत होने दीजिए चुनाव की। एक्सेसिबिलिटी एक फैक्टर भी तो हो सकता है सर कि भाई किससे बहुत इजीली मिला जा सकता है। दिग्विजय सिंह की मिलने के मामले में वो जब चीफ मिनिस्टर थे आशुतोष जी, मैंने लगातार उनको 10 साल देखा है, वो कभी बेडरूम में नहीं मिलते थे या वो अपने ड्राइंग रूम में नहीं मिलते थे, वो बगीचे के बाहर से मिलते थे लोगों से। एक और विश्लेषण आपसे लेना चाहूंगा, लालच है मेरा कि अगर दिग्विजय सिंह जी जीतते हैं तो क्या, और अगर हारते हैं तो क्या? देखिए, जीतेंगे तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, और यदि हारते हैं कद तक ही सीमित रहेगा, कुछ पद भी नहीं, निश्चित तौर पर कद ही बढ़ेगा उनका, क्योंकि मध्य प्रदेश के मामलों में, और हारते हैं तो उनका मध्य प्रदेश में दखल शून्य हो जाएगा। 100% मान के चलिए आप। ठीक है आनंद जी, आप लास्ट टिप्पणी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे जन नेता हैं जो आज भी हजारों लोगों से रोज मिलते हैं। अब आप ये सब बोलेंगे प्रचार के दौरान? नहीं, ये मिलते हैं। ये जो आपने बोला ना, भी आपने बोला कि वो उनसे जितना इजी उनसे मिला जा सकता है ना, उतना किसी भी नेता से नहीं मिला जा सकता। हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत जल्द दिग्विजय सिंह जी को हमारे स्टूडियो में भी लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर विराम दूंगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भोपाल का ये सियासी जो अखाड़ा है वो एक अब लर्निंग एक्सपीरियंस है, खासतौर पर पॉलिटिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भोपाल की जो सीट है उसको देखने को मिलेगी किस तरह से सियासत में चुनौती दी जाती है। और अगर इस चुनौती में दिग्विजय सिंह जी पास होते हैं, अगर ये भोपाल की सीट जीतते हैं, तो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में वो अपने सियासत को लोहा मनवा लेंगे। और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश की सियासत में और कांग्रेस पार्टी में उनका रसूख, उनका कद, उनका पद बढ़ना निश्चित है। लेकिन अगर वो इस सियासी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अगर वो हारते हैं, तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे, क्या किसकी जीत होगी, क्या किसकी हार होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे यानी आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक